नमस्ते एंड वेलकम बैक टू एरो विद सीके, जहां हम एरोस्पेस इंजीनियरिंग को बिल्कुल सिंपल तरीके से जीरो से एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं। होप करता हूं आप सब सही हो और सब अच्छा चल रहा होगा। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग होता है। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक, आप जाके देख सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक बायो में रख दूंगा। इसी बात से हम आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ फ्लाइट्स, जिसमें हम जानेंगे एरोप्लेन का शुरुआत कहाँ से हुआ और अभी के टाइम पे कहाँ तक पहुंच गया है एरोप्लेन का एडवांसमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम आसमान में एक एरोप्लेन उड़ता देखते हैं, एक सवाल हमारे मन में जरूर आता है और वो है इंसान ने उड़ना कैसे सीखा। क्योंकि रियलिस्टिकली देखा जाए तो ना हमारे पास विंग्स है, ना हम बर्ड्स की तरह उड़ सकते हैं। फिर भी आज हम 35,000 फीट पर ट्रैवल कर रहे हैं। तो आज हम समझेंगे हिस्ट्री ऑफ फ्लाइट्स फ्रॉम ड्रीम टू मॉडर्न एरोस्पेस। फ्लाइट की स्टोरी साइंस से नहीं, इमेजिनेशन से शुरू होती है। एंशियंट ग्रीस की एक फेमस स्टोरी है आइकैरस और डैडलस की। डैडलस एक स्किल्ड इन्वेंटर थे और उन्होंने अपने बेटे आइकैरस के लिए विंग्स बनाया था, वो भी वैक्स और फेदर से। उन्होंने उस विंग्स को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही विंग्स सूर्य के पास गया, वैक्स होने की वजह से वो मेल्ट हो गया और वो नीचे गिर गया। आइकैरस और डैडलस की स्टोरी से हम ये सीखते हैं कि ड्रीम था, लेकिन साइंस बिल्कुल ही नहीं। अब इसी से हम अगले फेज में जाते हैं। अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर, लियोनार्डो दा विंची। हम सब इनको पेंटर के नाम से जानते हैं, राइट? लेकिन क्या आप लोगों को पता है, ये बस एक पेंटर नहीं थे, ये इंजीनियर, साइंटिस्ट और इन्वेंटर भी रह चुके हैं। 1480 से लेके 1510 के बीच में उन्होंने फ्लाइट को डीपली स्टडी किया था, बर्ड्स का मोशन ऑब्जर्व किया था, एरोडायनामिक स्केचेस बनाए, फ्लाइंग मशीन्स भी डिजाइन कर लिए थे, जैसे कि ऑर्निथोप्टर। इसी टाइम पे उन्होंने इवन ये रियलाइज किया था कि एयर एक फ्लूइड की तरह बिहेव करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? इंजन नहीं था, मटेरियल स्ट्रांग नहीं थे, इसलिए उनके आइडियाज कभी प्रैक्टिकल ही नहीं हो पाए। बट उन्होंने साइंटिफिक थिंकिंग स्टार्ट कर दी थी अपने दौरान। अब एंट्री होती है एक और इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट की, और वो कोई ऐसे वैसे साइंटिस्ट नहीं, अपने टाइम के एक जाने माने साइंटिस्ट रह चुके हैं। हाँ, वो कोई और नहीं, वो है आइजैक न्यूटन। 1687 में उन्होंने अपनी फेमस बुक पब्लिश की, प्रिंसिपिया। इसमें उन्होंने लॉज ऑफ मोशन दिए थे। ये लॉज एक्सप्लेन करते हैं कि फोर्स और मोशन का रिलेशन एक दूसरे के साथ क्या होता है, और यही से एरोडायनेमिक्स का बेस डेवलप होना शुरू हो गया था। अब साइंटिस्ट समझने लगे एयर रेसिस्टेंस क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, मोशन और फोर्सेस कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। अब फाइनली ह्यूमंस आसमान तक पहुंच गए थे। 1783 में माउंट गोल्डफायर ब्रदर्स ने हॉट एयर बलून बनाया। ये दोनों भाई फ्रांस के पेपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में काम करते थे। उन्होंने डिस्कवर किया कि गर्म हवा हल्का होता है, इसलिए वो ऊपर की तरफ जाता है। और इसी साइंस और लॉ पे काम करके पहली बार इन हिस्ट्री ह्यूमंस आसमान तक जा पाए थे। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। इसमें एक प्रॉब्लम थी। वो उड़ तो गए थे, लेकिन ऊपर कंट्रोल और डायरेक्शन दोनों ही नहीं था। उन्होंने इस चीज पे स्टडी ही नहीं किया। मतलब ये फ्लाइट तो था, लेकिन कंट्रोल्ड फ्लाइट नहीं। अब आता है एविएशन का रियल फाउंडेशन, सर जॉर्ज केली। इनको मॉडर्न एरोडायनेमिक्स का फादर भी कहा जाता है। ये एक ब्रिटिश इंजीनियर और साइंटिस्ट थे। 1799 में उन्होंने एक रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट दिया था, जो है फोर फोर्सेस ऑफ फ्लाइट, और वो है लिफ्ट, ड्रैग, थ्रस्ट और वेट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने रियलाइज किया कि विंग का काम लिफ्ट जनरेट करना है, इंजन का काम थ्रस्ट देना है। और 1853 में उन्होंने फर्स्ट सक्सेसफुल ग्लाइडर फ्लाइट भी करवाया था। अब आते हैं एविएशन इंडस्ट्री के एक ब्रेव एक्सपेरिमेंटर।
हाँ, ऑटो लिलियनथल। ये जर्मनी के इंजीनियर थे और इन्होंने सिर्फ थ्योरी नहीं, रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स भी बहुत ज्यादा किए थे। 1891 से 1896 के बीच में आप विश्वास नहीं करोगे, इन्होंने 2000 प्लस ग्लाइडर फ्लाइट्स टेस्ट कर लिया था। That's a lie! उन्होंने कर्व्ड विंग्स यूज किया था, जिसके कारण से बेटर लिफ्ट जनरेट होता है। और अनफॉर्चुनेटली 1896 में एक फ्लाइट टेस्ट के वक्त उनकी डेथ हो गई। ये एक बहुत ही बड़ा लॉस था एविएशन इंडस्ट्री के लिए, बट उनका डाटा इन्वेंटर्स के लिए बहुत वैल्यूएबल बना बाद में जाके। उन्होंने प्रूव कर दिया था कि ह्यूमन कंट्रोल ग्लाइडिंग पॉसिबल है। अब आता है हिस्ट्री का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट। इनको हम सभी जानते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम लोग बस इनको ही जानते हैं, राइट ब्रदर्स। इनका नाम था ऑरविल और विल्बर राइट। ये यूएसए के बाईसाइकिल मैकेनिक थे, लेकिन इन्होंने एविएशन इंडस्ट्री का बिगेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था। लेकिन उनकी सक्सेस का सीक्रेट क्या था? इंजन नहीं, विंग्स भी नहीं, बल्कि एक कंट्रोल सिस्टम। उन्होंने 3 एक्सिस कंट्रोल डेवलप किया था, रोल, पिच और यो। आज भी हर एयरक्राफ्ट इसी सिस्टम पे काम करता है। 1914 to 1918 वर्ल्ड वार 1, 1939 to 1945 वर्ल्ड वार 2। पूरी दुनिया के लिए ये सबसे खराब वक्त चल रहा था, बट वहीं पर एविएशन इंडस्ट्री के लिए ये सबसे अच्छा दौर निकला, क्योंकि ये वही टाइम था जब एविएशन इंडस्ट्री बहुत ही फास्ट डेवलप हुआ था। रीजन सिंपल था, सारे ही कंट्रीज एयर अटैक करना चाहते थे एक दूसरे पर। जहां प्लेन वुड से बनता था, अब वो मेटल पे शिफ्ट हो गए थे। एरोप्लेन सब फास्ट हो गए थे और इंजन्स भी अपग्रेड होने लगे थे। इसी दौरान फाइटर प्लेन्स और बॉम्बर्स डेवलप हुआ था। वॉर ने एविएशन सेक्टर को बहुत ही ज्यादा एक्सेलरेट कर दिया था। अब होता है मॉडर्न एविएशन का शुरुआत। यहाँ पिक्चर्स में आ गए थे जेट इंजन्स, जो कि बहुत ही फास्ट थे उस टाइम पर। ये इंजन 2 ब्रिटिश इंजीनियर्स ने मिलकर बनाया था, फ्रैंक व्हिटल यूके से और हैंस वॉन ओहेन जर्मनी से। 1939 ये हिस्ट्री में लिखे जाने वाला साल था जब फर्स्ट जेट इंजन एयरक्राफ्ट फ्लाइट कराया गया था। जेट इंजन्स ने एविएशन कम्प्लीटली चेंज कर दिया। हाई स्पीड, हाई अल्टीट्यूड, वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छे एफिशिएंसी के साथ। वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए और रशिया के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। दोनों ही कंट्रीज अब स्काई लिमिट से बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। साल था 1957। रशिया के तरफ से वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च होता है और वो सक्सेसफुल भी रहता है। अब एरोस्पेस सिर्फ एयरक्राफ्ट तक लिमिटेड नहीं रहा। रॉकेट्स, सैटेलाइट्स, स्पेस मिशंस सब प्लान होने लगे थे और सारी पावरफुल देश ये करना चाहते थे। अब सबको पता चल गया था कि असली पावर स्पेस में है, क्योंकि किसी भी वॉर के वक्त वहां से वो दूसरे देश की सैटेलाइट इमेजेस लेकर टारगेट अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते थे। अब बात करते हैं हम आज के टाइम की। सिंपल एयरक्राफ्ट से अब कमर्शियल एयरक्राफ्ट बन गए हैं। रॉकेट टेक्नोलॉजीज इतना एडवांस हो गया है कि अब वो भी रीयूजेबल है। सैटेलाइट्स, ड्रोन्स, इन सब की आज कोई भी गिनती नहीं है। ये एक बहुत ही ज्यादा मात्रा में बन गया है अब। और एरोस्पेस का फ्यूचर हाइपरसोनिक ट्रैवल, इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट एंड स्पेस टूरिज्म भी प्लान हो रहा है। अभी के टाइम पे एरोस्पेस बहुत एडवांस और आगे चला गया है, पर ये एंड नहीं हुआ है अभी तक। एरोस्पेस अभी बहुत आगे जाने वाला है फ्यूचर में। मैं यही कहूंगा कि आने वाले टाइम में एरोस्पेस में बहुत ही ज्यादा स्कोप होने वाला है। अगर आप एरोस्पेस इंजीनियर बनना चाहते हो तो एक बात जरूर ध्यान में रखना, ये फील्ड सेंचुरीज की जर्नी है और अब नेक्स्ट स्टेप आपका है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और एरो विद सीके को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।